हेलो स्टूडेंट। तो होप सो आप लोगों की जो मई 23 अटेम्प्ट की तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी और आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो में अपन देखेंगे आईसीएआई ने जो सीए इंटर पेपर नंबर 4 टैक्सेशन के लिए जो आरटीपी रिलीज करी है उसमें जो टैक्सेशन मींस इनकम टैक्स से रिलेटेड जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं अपन उन्हें देखेंगे, प्लस जो कुछ एरर्स है उसको किस तरीके से सॉल्व करना है अपन उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर आरटीपी दिख रही होगी। ठीक है, ये है पेपर नंबर 4 टैक्सेशन सेक्शन ए इनकम टैक्स लॉ। इसमें बेसिकली आपको 8 एमसीक्यू दिए गए हैं। पहले अपन इस केस स्टडी को छोड़ते हैं और जो आपके नॉर्मल 3 एमसीक्यू दिए गए हैं अपन सीधे उस पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके लिए जिससे आपका समय वेस्ट ना हो इसमें मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशंस भी डाल दिए हैं, प्लस रिलेवेंट प्रोविजंस भी यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं। तो इस इन केस अगर आपको कुछ प्रोविजंस वगैरह क्लिक नहीं हो रहे हैं या फिर कोई डाउट आ रहा है तो आपके क्या डाउट्स वगैरह ऑलरेडी इसके थ्रू सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपन सीधे आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में। और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपसे क्या बोलते हैं कि एक मिस्टर विराट है, इनने क्या करा है बेसिकली एक हाउस प्रॉपर्टी ली है कहाँ पे, चेन्नई में। ठीक है, और विच इज लेट आउट टू मिस्टर सुमित। ठीक है, और फॉर एक्विजिशन ऑफ दिस हाउस मिस्टर विराट ने क्या करा है, एक लोन लिया है कितने रुपीस का, 30 लाख रुपीस का, जिसके ऊपर इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं वो 10% पर एनम के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने डेटा आपके लिए ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है कि बेसिकली इन्होंने क्या करा है 1/4/2016 को इन्होंने लोन लिया है कितने रुपीस का, 30 लाख रुपीस का, और 10% पर एनम की इसकी क्या है, कॉस्ट है। ठीक है, अब ये देखिए कब इन्होंने लोन लिया है, इन द ईयर 2016। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ही हैज फर्दर टेकन अ लोन ऑफ 5 लाख रुपीज फॉर एट द रेट 12% पर एनम। और ये लोन उन्होंने कब लिया है, 1/7/2000 किस चीज के लिए लिया है, रिपेयर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो अपन हाउस प्रॉपर्टी पढ़ते हैं अपने क्लास में भी देखा था कि अगर आपने लोन लिया है किसके लिए, रिपेयर रिनोवेशन वगैरह के लिए, तो उसके लिए भी आपको क्या यहाँ पे जो बेसिकली डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट का पोर्शन का वो आपको मिल जाएगा, मीन्स वो भी एलिजिबल रहेगा अंडर सेक्शन 24। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कितने का लोन उसने लिया है, 1/7/22 को। ठीक है, 12% के हिसाब से 5 लाख रुपीज का उसने लोन लिया है फॉर रिपेयर ऑफ दिस हाउस। ठीक है, एंड ही हैज नॉट रिपेड एनी ऑफ द लोन सो फार। मीन्स उसने दो लोन लिए, एक तो 30 लाख रुपीज का 10% और एक 5 लाख रुपीज 12% का, और इसमें से उसने कुछ भी प्रिंसिपल रिपेमेंट नहीं करा। मीन्स क्या रिपेमेंट कर रहा है वो, एवरी ईयर सिर्फ इंटरेस्ट का रिपेमेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन अपन से क्या बोल रहा है आगे चल के। द क्वेश्चन में द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B फॉर मिस्टर विराट फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। मीन्स अपन से क्या पूछना चाह रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट का उसे कितना डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 24, हमें तो आप वो बता दो बस, और आपका आंसर क्या सॉल्व हो जाएगा और आपको एमसीक्यू के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ही हैज ऑप्टेड फॉर प्रोविजन ऑफ सेक्शन अंडर सेक्शन 115 बीएसी। ठीक है, मैंने समझ ली। अब यहाँ पे देखिए डेटा ऑलरेडी मैंने लिख के रखा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल सा, बस ये चीज आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आपको रिपेयर के बारे में पता है या नहीं। तो रिपेयर के ऊपर जो भी आप लोन लेते हो वो भी क्या एलिजिबल रहता है फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखिए इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी लिख के रखी है कि ये एक तो आपको पुराना लोन है जो आपने 2016 में लिया था, और आपने एक नया लोन कब लिया है, 2022 में लिया। और अपन से कौन सी ईयर के बारे में पूछा है, असेसमेंट ईयर 23-24, मतलब प्रीवियस ईयर आपका क्या हो गया 22-23 के बारे में आपसे पूछा है कि भाई इस ईयर में कितना मुझे डिडक्शन का अलाउंस मिलेगा, मतलब कि जो इंटरेस्ट मैंने पे करा है उसके लिए मुझे वो बताओ 22-23 के लिए। ठीक है, तो अब देखिए आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि इस ईयर में कितने अभी मंथ हो चुके हैं ऑलरेडी 22-23 के लिए। आपका अप्रैल हो चुका है, आपका मई हो चुका है, आपका जून हो चुका है, तो आपके 3 मंथ तो क्या यहाँ पे ऑलरेडी हो चुके हैं, मतलब कि आपको सिर्फ 9 मंथ का आपने इंटरेस्ट पे करा है। तो जो आपने 5 लाख रुपीज का लोन लिया है जिसके ऊपर आपको कितना 12% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, जिस पर अपन कैलकुलेट करेंगे 12% के हिसाब से, लेकिन कितने मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स के लिए। तो 9 मंथ्स के लिए आपको कितना जाएगा, रुपीज आ जाएगा। और आपका जो दूसरा लोन है वो कितने का है, 30 लाख रुपीज का, जिसके ऊपर 10% आपका आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। और उसके लिए अगर अपन पूरे ईयर आपने यूटिलाइज करा और आपने कुछ भी रीपेमेंट नहीं करी क्योंकि क्वेश्चन आपसे बोल के रखा है, तो अपन डायरेक्टली कितना 30 लाख के ऊपर 10% फॉर 12 मंथ्स मीन आपका 3 लाख रुपीज आ गया। तो इस हिसाब से आपका इंटरेस्ट का कितना हो गया यहाँ पे एलिजिबल अमाउंट 3.45 लैक्स। तो देखिए इसमें आपका कितना एलिजिबल रहेगा अमाउंट, तो आपका आंसर कितना आ गया 3,45,000। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 7 आपका। इसमें देखिए ऋषभ क्या है, बेसिकली इनकी एज है 65, मतलब कि सीनियर सिटीजन है सर ये तो। फिर आगे चल के आपने देखा कि क्या है, रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है सर समझ में आता है। फिर आपने देखा कि इनकी टोटल इनकम कितनी है 4 करोड़ 50 लाख रुपीज, मतलब कि सरचार्ज वगैरह के नॉर्म्स अपने दिमाग में ऑलरेडी आ गए कि हाँ इस पर तो सरचार्ज वगैरह भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो अपन ने देख लिया भाई इनकी इनकम कितनी हो गई 4 करोड़ 50 लाख रुपीज हो गई। ठीक है, फिर अब देखिए अब इनकम इनकी इनकम का क्या बाइफरकेशन देके रखा हुआ है। और आपको पता है जब अपन सरचार्ज पढ़ते हैं अपन आगे देखते भी हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन
सरचार्ज का रेट क्या लग सकता है 15%, उससे ज्यादा तो नहीं लग सकता। ठीक है, तो देखिए कंप्राइजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 कितना है 85 लाख, तो इसके ऊपर तो भाई मैक्सिमम सरचार्ज कितना लग सकता है 15%। अब दूसरा उनका कौन सा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, ठीक है, ये कितना है 75 लाख, इसके ऊपर भी कितना लग सकता है मैक्सिमम सरचार्ज 15%। ठीक है, फिर इनकी अदर इनकम मींस इन दोनों को छोड़ के उसके अलावा अगर आप इसमें से माइनस करेंगे 4 करोड़ 55 लाख, तो कितना बचता है 2 करोड़ 90 लाख। ये क्या है बेसिकली ये इनकी अदर इनकम है। तो अदर इनकम या फिर जो भी इनकी इनकम होगी उसके ऊपर तो क्या जो नॉर्मल सरचार्ज का रेट है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, और देखिए व्हाट वुड बी हिज टैक्स लायबिलिटी, अपन से क्या बोला है टैक्स लायबिलिटी पूछी है, क्या अपन से टैक्स अमाउंट पूछा है, हाँ सर। अब इसमें क्या अपन सरचार्ज भी ऐड करेंगे, उसके अलावा अपन क्या इसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो भी अप्लाई करने के बाद जो उनकी टैक्स लायबिलिटी आएगी वो अपन यहाँ पे क्या करेंगे कैलकुलेट करके बताएंगे। ठीक है, कौन से ईयर के लिए अपन से पूछा है फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। ठीक है, और क्या एक अजम्पशन देकर रखिए कि ऋषभ ने क्या ऑप्ट करके रखा है फॉर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 BAC न्यू स्लैब रेट में चले गया है। ठीक है, तो न्यू स्लैब आपको पता है क्या होते हैं 2.5 लाख तक नील होता है, फिर उसके बाद कितना टैक्स आपका लगता है 5% लगता है 5 लाख तक, फिर उसके बाद ऐसे क्या 5% से आपसे स्लैब क्या इंक्रीज होता जाता है और अब 15 लाख कितना हो जाता है रेट ऑफ टैक्स 30% हो जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या करके रखा है ऑलरेडी आपके लिए सॉल्व करके रखा हुआ है कि बेसिकली अदर सोर्सेज की इनकम कितनी बताइए क्वेश्चन में 2 करोड़ 90 लाख रुपीज, 75 लाख की आपकी इनकम कितनी बताइए 112A में बताइए, और 85 लाख की आपकी इनकम कितनी बताइए 112 में बताइए। ठीक है, अब आपको पता है कि जो आपकी इनकम कहाँ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में है जो कि टैक्सेबल कहाँ हो रही है अंडर सेक्शन 112। ठीक है, तो इसके ऊपर डायरेक्ट कितना रेट लगता है आपका 20%, तो इसके ऊपर टैक्स रेट कितना हो गया 20% हो गया। फिर अपन सर अपन को ये भी पता है कि जो अपनी 112A वाली जो इनकम होती है जो कि क्या है कैपिटल गेन, ठीक है कैपिटल गेन, और वो भी लॉन्ग टर्म वाली और वो भी 112A वाली ऑफ 75 लाख रुपीज, तो इसके ऊपर क्या टैक्स लगता है सर, इसके ऊपर टैक्स कितना लगता है 10% लगता है। कितना लगता है सर 10% लगता है, लेकिन 10% पूरे के ऊपर क्या नहीं, उसमें क्या 1 लाख रहती है एग्जम्पशन रहती है, मींस आपका 1 लाख रुपए डिडक्ट करके आपका जितना भी प्रॉफिट बच रहा है उसके ऊपर कितना परसेंट लग जाएगा 10% का आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा। तो इस केस में देखिए अपन ने देखिए ये दोनों केस देख लिया, और बाकी आपके अदर इनकम है तो इसके ऊपर क्या नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से आपको क्या लगेगा टैक्स लगेगा। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे इनकी एज कितनी है 65 है का, तो कायदे से ये क्या है सीनियर सिटीजन। लेकिन जब अपन क्या सेक्शन 115 BSc ऑप्ट करते हैं तो सेक्शन 115 BSc क्या बोलता है कि इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, जैसे अपने ओल्ड स्लैब रेट में रहता था ना कि स्लैब क्या चेंज हो जाता था 2.5 लाख से क्या हो जाता था 3 लाख हो जाता है, लेकिन जो न्यू स्लैब है बेसिकली 115 BSc में इसमें ऐसा कुछ भी बाइफर्केशन नहीं है, मतलब सीनियर सिटीजन हो या फिर नॉर्मल सिटीजन हो या तो फिर क्या सुपर सीनियर सिटीजन हो, तीनों ही केस में क्या अपना जो नॉर्मल स्लैब रेट है मींस 2.5 लाख तक नील। ठीक है, उसके बाद जो 2.5 लाख के हिसाब से क्या अपना जो स्लैब रेट 5% से इंक्रीज होते जा रहा है वो चीज, और मतलब कि यहाँ कोई भी उन्हें बेनिफिट नहीं मिलेगा, मींस यहाँ पे उनके लिए भी क्या नॉर्मल टैक्स पेएबल रहेगा। मींस यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है कि आपको 3 लाख का यहाँ पे बेसिकली डिडक्शन नहीं। अब देखिए अब यहाँ पे टैक्स ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है कि 2,90,000 है, तो इसके ऊपर आपका कितना 2.5 लाख तक तो जीरो हो गया, फिर 5 लाख तक कितना हो गया 12,500, फिर 7.5 लाख तक हो गया, फिर आपका कितना हो गया 10 लाख तक हो गया, फिर कितना हो गया 12.5 लाख तक हो गया, फिर आपका कितना हो गया 15 लाख तक आपका एक्यूमुलेटिव बेसिस पे इतना टैक्स हो गया। फिर अब 15 लाख जो आपकी इनकम है अगर उसके ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट करोगे 30% के हिसाब से तो वो इतना आएगा, और जब आप इसका टोटल करोगे तो आपका टोटल टैक्स कितना हो जाएगा अदर देन सरचार्ज 84,37,500। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक अपन ने अभी से इसके ऊपर क्या टैक्स कैलकुलेट करा है नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट कर दिया स्लैब के हिसाब से। ठीक है, अब इसकी अदर इनकम भी है, ठीक है, और ये क्या है स्पेशल रेट वाली इनकम है, इसके ऊपर अपन ने देख लिया 75 लाख के ऊपर कितना परसेंट टैक्स लगेगा 10% लगेगा, लेकिन 1 लाख रुपीज हटा के, तो कितना 1 लाख रुपीज हटाने के बाद आपको कितना बचा 74 लाख रुपीज बचा, उसके ऊपर अपन ने 10% कैलकुलेट करा विच कम्स टू कितना आपका 7,40,000। ठीक है, तो ये आपका क्या है टैक्स अमाउंट है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या है 85 लाख की आपकी जो स्पेशल इनकम है जिसके ऊपर क्या स्पेशल रेट लगता है 20%, तो इसके ऊपर अपन ने 20% कैलकुलेट करा, ये मैंने आपके लिए ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, आप साथ में कैलकुलेटर लेके बैठिए और इसे साथ में सॉल्व करते जाइए, तो आपको क्या दोनों चीज अच्छे तरीके से समझ में जाएगी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, फिर आप देखिए फिर इसमें अपन ने टैक्स कैलकुलेट करा 20%, ठीक है, विच कम्स टू कितना आपका 17 लाख रुपीज। ठीक है, तो 17 लाख रुपीज आपका टैक्स आ गया अंडर सेक्शन 112। ठीक है, इसमें आ गया आपका 7,40,000, इसमें कितना आ गया आपका 84,37,500
51,500। हाँ सर, यहाँ तक तो बात हमें क्लियर हो गई। अब बात अपन करते हैं किसकी, सरचार्ज की। तो देखिए बच्चों, अपन ने जब सरचार्ज पढ़ा था तो अपन ने क्या देखा था कि वहां पे कितना था, 50 लाख, 1 करोड़। उसके ऊपर क्या रेट चेंज होते जा रहे थे सरचार्ज के। लेकिन मैंने आपसे एक चीज बताई थी कि जो भी अदर इनकम है जो कि कैपिटल गेन से रिलेटेड है, जिसपे क्या स्पेशल रेट लग रहा है, उसमें मैक्सिमम सरचार्ज का रेट कितना था, 15%, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो इस केस में भले आपकी इनकम क्या कितनी से एक्सीड हो रही है, 2 करोड़ से एक्सीड हो रही है, और आपकी सरचार्ज का रेट एप्लीकेबल होगा कितना, 25%। लेकिन ये एप्लीकेबल नॉर्मल इनकम के ऊपर। बाकी आपकी जो स्पेशल रेट वाली कैपिटल गेन की इनकम है, इसके ऊपर कितना सरचार्ज लगेगा, मैक्सिमम 15%। और सरचार्ज किसके ऊपर लगता है, ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स। तो देखिए यहाँ पे ये जो टैक्स अमाउंट है, बेसिकली इस पे सरचार्ज ऐड करने के बाद मींस 25% ऐड करने का जो 125% मींस इंक्लूडिंग सरचार्ज जो अमाउंट है वो है ये अमाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप इस अमाउंट में क्या है, अब ये अपन आ गए, ये तो अपने नॉर्मल इनकम के ऊपर सरचार्ज कैलकुलेट कर दिया, कितना आ गया अपना 1,05,46,875, ठीक है। अपन स्पेशल इनकम के ऊपर अब अपने जो टैक्स निकाला था उसके ऊपर अपन 15% टैक्स कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि सरचार्ज ऐड करेंगे। और उसके बाद ये जो अमाउंट कम्स टू, मतलब कि सरचार्ज इंक्लूड करने के बाद वो कितना हो जाता है आपका 8,51,000। और सेम अपन यहाँ पे भी मैक्सिमम सरचार्ज का रेट क्या रहेगा, 15%, वो अपन टैक्स अमाउंट के ऊपर मीन्स इस अमाउंट के ऊपर ऐड करने के बाद जो 115% है इंक्लूडिंग सरचार्ज विच कम्स टू 19,55,000, ठीक है। और फिर जब अपन इन तीनों अमाउंट को ऐड करेंगे, ये क्या आ गया अपने पास, ये आ गया इनकम टैक्स सरचार्ज। तो जब अपन इन तीनों अमाउंट को ऐड करेंगे, ठीक है, फिर क्या अपन को फिगर मिलता है 1,33,52,875। तो क्या ये अपना आंसर है क्या, नहीं, ये अपना आंसर नहीं है। अब इसमें क्या बचा है, उसने अपन से पूछा है क्वेश्चन में टैक्स लाइबिलिटी। तो टैक्स लाइबिलिटी में अपन एक और चीज क्या ऐड करेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो क्या है 4%। तो इसमें अपन 4% ऐड करेंगे तो अपना फाइनल आंसर कितना आता है 13,88,000, ठीक है, नहीं 1,38,86,980, ठीक है। तो 990, तो यही आपका आंसर है, आंसर नंबर बी। और मैं आपको बताता जाऊंगा कि आईसीआई का भी आंसर इसमें सी ही है, ठीक है। और यहाँ पे भी आईसीआई का आंसर क्या है, यहाँ पे बी है। तो अभी तक अपने आंसर और आईसीआई के आंसर में क्या कोई भी डिफरेंस नहीं है कॉन्सेप्चुअली, और दोनों चीजें क्या है, सही है, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है अपन इसमें देखते हैं। इसमें देखिए मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए है, ये क्या है, एंगेज है रिटेल ट्रेडिंग ऑफ टॉयज में, ठीक है। हाँ सर, समझ में आती है। और इनने क्या है, एक्वायर करा है, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने एक मोटर व्हीकल खरीदी है जो कि क्या है, ए है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी डेटा आपके लिए लिख के रखा है, एक ए व्हीकल परचेज करिए फॉर 4 लाख रुपीज, ठीक है। और ये कितनी तारीख को इन्होंने परचेज करी, बेसिकली 2/8/2020 में इन्होंने परचेज करी है। मींस आपका कौन सा हो गया, प्रीवियस ईयर 2021, ठीक है। और इन्होंने पुट टू यूज कब करा है, बेसिकली ऑन 4/10/2021, ठीक है। तो अब अपन बेसिकली प्रोविजन चलो एक बार पढ़ लेते हैं, फिर अपन समझते हैं कि क्या क्या प्रोविजन इसमें एप्लीकेबल हो रहे हैं, ठीक है। इन्हें पुट टू यूज कब करा है, इन्हें 4/10/2021, ठीक है। एंड अदर मोटर व्हीकल, इन्होंने व्हीकल बी भी एक और परचेज करा, मतलब एक तो ए परचेज करा है, एक बी परचेज करा है। बी कितना, ए कितने का 4 लाख का परचेज करा है। और कब इसे करा है, इसे इन्होंने एक्वायर करा है 2021 में। और पुट टू यूज इन्होंने कब करा है, बेसिकली 21-22 में, मतलब नेक्स्ट ईयर में पुट टू यूज करा है व्हीकल नंबर ए। अब इन्होंने व्हीकल नंबर बी भी क्या है, परचेज करा है। कितने का परचेज करा है, 3 लाख रुपए का इन्होंने क्या करा, परचेज करा है, ठीक है। और इन्होंने पुट टू यूज उसे कब करा है, बेसिकली 3/9/2021 को करा है। तो इसे इन्होंने उसी साल के यूज करा है, नहीं, इसको भी क्या नेक्स्ट ईयर यूज करा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फैब है बेसिकली। तो 2021 में इन्होंने परचेज करा बी को, और यूज कब करा है, नेक्स्ट ईयर करा है 21-22 में, ठीक है। अपन आगे देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये बोलते हैं मिस्टर ए जो है ना, इन्होंने एक और चीज ये करी है कि 1/4/2021 को, ठीक है, मतलब 21-22 में जो आपका प्रीवियस ईयर है उसमें इन्होंने क्या करा, इन्होंने लोन लिया एक 5 लाख रुपए का, ठीक है। 5 लाख रुपए का लोन लिया, और वो कितने का लिया, 10% पर एनम के हिसाब से इन्होंने लोन लिया, ठीक है। एक्वायर्ड फॉर मोटर व्हीकल सी, मतलब कि सर इन्होंने 3 गाड़ी खरीद ली, ठीक है, 3 गाड़ी इन्होंने ले ली। एक ली इन्होंने 4 लाख रुपए की, एक ली 3 लाख रुपए की, और एक सी इन्होंने लोन लेके 5 लाख रुपए की एक और खरीद ली। ये कब खरीदी उन्होंने, 31/5/2021 को। मतलब कि यहाँ पे आप देखिए फिगर्स कुछ इस तरीके से कि इन्होंने लोन कब ले लिया, 1 अप्रैल को लोन ले लिया, ठीक है। लेकिन इन्होंने खरीदा कब, 31/5/2021 को इन्होंने परचेज करा, मतलब कि 2 महीने बाद इन्होंने क्या करा, गाड़ी परचेज करी उस लोन के अमाउंट से, ठीक है। फिर इन्होंने उस गाड़ी को पुट टू यूज कब करा, अब ये देखिए। तो मिस्टर जो बेसिकली ए हैं, इन्होंने क्या व्हीकल नंबर सी को इन्होंने क्या करा, पुट टू यूज इन्होंने करा है गाड़ी को, यहाँ पे बनाते हैं 30/6/2021 को, ठीक है। तो 30/6/2021 को इन्होंने क्या कर दिया, पुट टू यूज कर लिया। अभी उस साल करा है, नेक्स्ट ईयर करा। ये इस क्वेश्चन, इस वाली व्हीकल को भी उन्होंने क्या
परचेस तो उन्होंने कर लिया था 21 22 में, और ये वाले व्हीकल को उन्होंने क्या करा है बेसिकली 21 22 में ही पुट टू यूज भी कर लिया है। ठीक है सर, यहाँ तक अपन को इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई। अब अपन आगे देखते हैं क्या है। व्हीकल सी को उन्होंने क्या करा 29/7/2022 मतलब कि नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, ये तो क्या था 21 22। ठीक है, फिर 22 23 में इन्होंने क्या करा, ये जो व्हीकल नंबर सी था इसको क्या करा बेच दिया। कितने में बेचा, 5.5 लाख रुपए में बेच दिया। इसके ऊपर क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया भाई। इसको क्या कर दिया उन्होंने, बेच दिया। और बेचने के बाद क्या कर रहे हैं ये, एंड री एक्वायर्ड इज इट बैक ऑन 28/8/2022 मतलब उसी साल इन्होंने बेच दिया और फिर उसी साल उन्होंने क्या करा, वापस उसको खरीद लिया जिससे भी बेचा था उससे। और कितने में खरीदा इन्होंने, 6 लाख रुपए में उससे वापस खरीद लिया। ठीक है, तो ये देखो सारी इन्फॉर्मेशन अपन ने यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख के रखी कि डेट के हिसाब से इन्होंने 30/7 को क्या करा, इसको बेच दिया 5.5 लाख में, जो इन्होंने 5 लाख रुपए में लोन लेके गाड़ी खरीदी थी। इन्होंने क्या उसी साल में इसको वापस रीपर्चेस कर लिया 6 लाख रुपए में। ठीक है, हाँ तो सर यहाँ तक तो हमें बात समझ में आ गई, क्वेश्चन तो चलो समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो देखिए, अज्यूमिंग द अबव मेंशन्ड एसेट आर द ओनली एसेट इन द ब्लॉक ऑफ एसेट ऑफ मिस्टर ए, मतलब कि यही ब्लॉक ऑफ एसेट है किसके पास, मिस्टर ए के पास। ठीक है, और अपन से क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी द टोटल डेप्रिसिएशन क्लेम अंडर अंडर सेक्शन 32, और कौन से साल के लिए पूछ रहा है, 22 23 प्रीवियस ईयर के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन देखिए, यहाँ पे आपको इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पूरी नोट करनी पड़ेगी। उससे पहले अपन कुछ प्रोविजंस देख लेते हैं जो यहाँ पे अपन को रिलेवेंट यूज करने। तो देखिए, सबसे पहले अपन को क्या करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है अंडर सेक्शन 32 के हिसाब से। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ क्लेमिंग डेप्रिसिएशन में अपन एक चीज क्या देखते हैं कि अपन को कब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, जब से एसेट क्या हो, पुट टू यूज हो गया हो। मीन्स आपको जब आपने एसेट को एक्वायर करा हो उस दिन से आपको डेप चार्ज नहीं करना है। आपको किस दिन से डेप्रिसिएशन यूज करना है, जब आप उसे पुट टू यूज करें। तो देखिए, एसेट मस्ट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये चीज तो सर समझ में आ गई। ठीक है, और दूसरी चीज तो ये हो गई अपनी क्लियर कि भाई पुट टू यूज से अपन को डेट देखनी कैलकुलेशन के। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट अपन ने क्या देखा कि अगर पुट टू यूज उस ईयर में कितना है, 180 डेज से कम है, तो उस केस में अपन क्या करते हैं, उसको 50% एप्रिसिएशन एप्लीकेबल करते हैं। सर ये चीज भी हमें पता है, दोनों चीज तो अपन क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं। अब तीसरा पॉइंट जो जनरली बच्चे भूल जाते हैं वो क्या होता है कि अगर पुट टू यूज, मान लीजिए अपन ने इस साल एसेट परचेज करा, ठीक है, एक्वायर कर लिया, लेकिन मैंने पुट टू यूज नहीं करा, तो इस साल तो मैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करूंगा, क्योंकि एक्ट क्या बोलता है कि जब आप उसे पुट टू यूज करो उसके बाद ही आप उसे क्या कर सकते हो, आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। लेकिन मान लो ये साल तो कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट साल भी मैं क्या कर रहा हूँ, उसको पुट टू यूज नहीं कर रहा हूँ, और कर भी रहा हूँ तो मान लीजिए कि 180 डेज से कम कर रहा हूँ, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 50 डेज यूज करा नेक्स्ट ईयर में, तो क्या नेक्स्ट ईयर ये कंडीशन जो अपन ने यहाँ पे देखी 50% एप्रिसिएशन आप चार्ज कर सकते हो, एप्लीकेबल होगी क्या, नहीं। नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, आपको 100% एप्रिसिएशन क्लेम करना पड़ेगा, मैंडेटरी। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिग्निफिकेंट टू नोट दैट दिस ओनली टू द ईयर ऑफ एक्यूजिएशन। ठीक है, और ये अपन ने क्लास में भी देखा था, एंड नॉट टू द सब्सिक्वेंट ईयर, मतलब कि आपका जो एक्यूजिएशन का ईयर है ना, उस दिन अगर आपने 180 दिन से कम पुट टू यूज करा ना, तो आप 50% एप्रिसिएशन आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप नेक्स्ट ईयर में जाते हो, नेक्स्ट ईयर भला आप उसे 180 डेज से कम क्या करते हो, आप उसे यूज करते हो, तो आपके ऊपर आपको उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन क्लेम करना पड़ेगा, पूरा 100%, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिर्फ किसके लिए है, ओनली टू द ईयर ऑफ एक्यूजिएशन, मतलब कि जो 50% वाली कंडीशन हो बेसिकली सिर्फ एक्यूजिएशन ईयर पे लगती है। ठीक है, तो इस केस में अपन क्या करेंगे, जो एसेट बेसिकली क्या करा है उन्होंने उन्होंने क्योंकि इस केस में अपन अभी देखेंगे कि बेसिकली डेज के हिसाब से कितना क्या हो रहा है, उन्होंने एसेट क्या करा है कि उस ईयर में उन्होंने डेप्रिसिएशन एसेट को यूज करा नहीं, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करा नहीं, और नेक्स्ट ईयर बेसिकली उन्होंने कितने दिन यूज करा, 180 डेज से कम यूज करा, लेकिन उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, 100%, वो कि वो अपन यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, अब एक और प्रोविजन जो यहाँ पे यूज हुआ है वो बेसिकली क्या है, सेक्शन 43(1). ठीक है, वन अपन को क्या बताता है, बेसिकली एक्चुअल कॉस्ट की डेफिनेशन। एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पे क्या हो गया, जो अपन यूज करेंगे किसके लिए, एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड करके उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। ठीक है, तो उसमें एक पॉइंट बेसिकली यूज होता है, वो क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट पेड और पेबल इन कनेक्शन विद एक्यूजिएशन ऑफ एसेट। क्योंकि इस क्वेश्चन में अपन ने क्या देखा कि सी ने क्या, मिस्टर ए ने क्या करके रखा है कि उन्होंने एक थर्ड व्हीकल खरीदा, उसके लिए उन्होंने क्या लोन लिया है। ठीक है, तो उस लोन के ऊपर सर जो इंटरेस्ट पे करा है वो क्या उसकी कॉस्ट में ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बेसिकली इसका आंसर कि उसकी कॉस्ट में ऐड होगा। तो देखिए यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्टेन टैक्स पेबल हैव अ व्यू टू ऑब्टेन मोर टैक्स बेनिफिट एंड रिड्यूस द टैक्स आउटफ्लो रिसोर्टेड टू द मेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन पेड और पेबल इन कनेक्शन विद एक्विजिशन ऑफ एसेट रिलेटेबल टू द पीरियड आफ्टर सच एसेट इज पुट टू यूज। ठीक है, तो द कैपिटलाइजेशन इंप्लाइज इंक्लूजन ऑफ सच एसेट इन द एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है, ऑफ द एसेट फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है सर, यहाँ तक अपन को बात समझ में आ गई कि जो कैपिटलाइजेशन है क्या है, इंक्लूजन ऑफ सच
करना है इन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, दिस इज वॉज नेवर लेजिस्लेटिव इंटेंडेड, वॉर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द रिकॉग्नाइज अकाउंटिंग। ठीक है, आगे की तो लाइन अपने काम की नहीं है, बट जो मेन लाइन है अपन को ये देखनी थी, जो इंटरेस्ट है बेसिकली वो क्या होगा, उसमें ऐड करना पड़ेगा अपन को कॉस्ट में, क्योंकि ये कहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट में दिया हुआ है कि इसमें भी अपन को क्या इंक्लूड करना है। ये बेसिकली पॉइंट नंबर 8 है। इसको अपन मॉड्यूल के हिसाब से अपने नोट्स बने हुए, अपन ने क्लास में भी इस चीज को कवर करा था। तो ठीक है, अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं और इस हिसाब से अपन कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन आते हैं प्रीवियस ईयर 21-22 में। ठीक है, प्रीवियस ईयर 2021 में देखिए यहाँ पे क्या हुआ है बेसिकली, प्रीवियस ईयर 2021 की अपन बात कर रहे हैं। तो 2021 में एसेट नंबर ए तो आ गया था, लेकिन ये यूज करा था क्या उन्होंने, नहीं करा था। ठीक है, यहाँ पे क्या करा था प्रीवियस ईयर 2021 में, तो उन्होंने 2021 में तो देखिए कुछ भी नहीं है 2021 में ही, क्योंकि उन्होंने यूज ना ये एसेट करा। 2021 में ये भी एक्वायर कर लिया था लेकिन यूज नहीं करा। और ये तो क्या 2021 में परचेज ही नहीं करा था, कौन सा आपका व्हीकल नंबर सी। तो 2021 में तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पुट टू यूज ही नहीं करा। लेकिन ये कंडीशन नेक्स्ट ईयर एप्लीकेबल होगी क्या, नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट ईयर क्या होता है, फिर अपन आते हैं सीधे प्रीवियस ईयर 21-22 पे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर 21-22 में अपन देखते हैं जो एसेट नंबर ए है। अब बेसिकली इसमें तो अपन को ये देखने की कंडीशन मतलब की जरूरत है ही नहीं कि 180 डेज से ज्यादा है या फिर कम यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो 50% वाला जो रूल है बेसिकली वो लगेगा ही नहीं। लेकिन चलिए अगर अपन देख भी लें तो देखिए यही तो यहाँ पे क्या था, घुमाने वाली चीज थी कि यहाँ पे क्या बोला था 178 डेज के लिए एसिड को क्या करा है, यूज करा है, मतलब पुट टू यूज करा है नेक्स्ट ईयर। तो अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यहाँ तो 180 डेज से कम यूज करा है तो यहाँ पे 50% डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ प्रोविजन में लिखा हुआ है कि जो जो 180 डेज वाली कंडीशन वो कब अप्लाई होती है, ओनली टू द ईयर ऑफ एक्विजिशन एंड नॉट फॉर सब्सिक्वेंट ईयर। ठीक है, तो होप सो आपको ये चीज यहाँ तक अच्छे तरीके से क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे यही पॉइंट है जो हो सकता है आपको डाउट क्रिएट करे कि सर यहाँ पे तो 178 डेज ही यूज करा, तो यहाँ पे अपन 50% डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि यहाँ पे सब्सिक्वेंट ईयर में ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा बेसिकली, ये एसेट 4 लाख रुपीज के लिए परचेज करा था। ठीक है, इसको मैंने इसलिए ही मार्क करके रखा है क्योंकि इससे रिलेटेड अपन ने प्रोविजन देखा है। ठीक है, तो इसको भले ही अपन ने पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज है, लेकिन इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो पूरा कैलकुलेट होगा, विच कम्स टू कितना, आपका जो भी रेट है व्हीकल के ऊपर 15% के हिसाब से वो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना 4 लाख के ऊपर। वैसे तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, इसको अपन एक बार चेक कर लेते हैं। तो हाँ, विच कम्स टू कितना आपका 60,000 रुपीज आपका आ गया डेप्रिसिएशन, जो कि कितना है फुल अपन ने 100% यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करा है। 15% मतलब अपन ने इसको 50% नहीं करा है क्लेम। ठीक है, अब अपन आते हैं नेक्स्ट व्हीकल पे, और अपन कौन से ईयर में है, प्रीवियस ईयर 21-22 पे। तो 21-22 में देखिए व्हीकल नंबर वी के ऊपर कोई इफेक्ट आ रहा है क्या, तो देखिए 21-22 में हाँ भाई ये तो क्या है, ये परचेज तो करके रखा है इन्होंने सेम का प्रीवियस ईयर में। ठीक है, लेकिन इसे पुट टू यूज कब करा है इन्होंने, 3/9/2021 को, मतलब 21-22 में पुट टू यूज कर लिया। और इसमें तो वैसे यूज भी इन्होंने 180 डेज से ज्यादा करा है, लेकिन नेक्स्ट ईयर में तो अपन को डेज काउंट करने की वैसे जरूरत ही नहीं, क्योंकि वहां पे कोई है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक भी दिन भी यूज कर लेंगे तो 100% एप्रिसिएशन ही चार्ज होगा। 100% मतलब कि जो रेट एप्लीकेबल है 15%, तो 15% ही लगेगा, अपन उसे 50% नहीं करेंगे, मीन 7.5% उसमें नहीं चार्ज करेंगे। ठीक है, तो सेम इस केस में भी क्या होगा, जो अपना ईयर है, ईयर कौन सा है 21-22, बेसिकली यहाँ पे जो 3 लाख का व्हीकल भी परचेज करा है इसके ऊपर क्या पूरा डेप्रिसिएशन मीन 15% यहाँ पे अपन कैलकुलेट कर देंगे डेप्रिसिएशन, विच कम्स टू 45,000। ठीक है, अपन आते हैं हम व्हीकल नंबर सी में, ये था अपना एक और मेन व्हीकल। ठीक है, अब इसमें देखिए ये तो परचेज ही कब करा है बेसिकली 21-22 में, और पुट टू यूज कब करा है, इसे देखिए 21-22 में ही पुट टू यूज कर लिया, और पुट टू यूज कब करा है 36/2021। तो आप जब डेज की कैलकुलेशन करेंगे ना, तो आप कैलकुलेट करके देखिए, जैसे व्हीकल ए में आपके 178 डेज आ रहे होंगे, व्हीकल बी में आपके 209 डेज आ रहे होंगे, और आपका जो व्हीकल सी है इसमें पुट टू यूज आपके कितने 274 डेज आ रहे होंगे। ठीक है, तो इस केस में तो कितना, ये फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर में अगर 180 डेज से कम होता है तो अपन कितना 50% कर देते हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी 180 डेज ज्यादा है, तो यहाँ पे अपन डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे बेसिकली, जो 15% नॉर्मल है वो अपन पूरा चार्ज करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये अपन ने क्या करा, 5 लाख अपन ने उसकी कॉस्ट ले ली। तो अगर आप इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दो कितना 15%, तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि अपन ने एक प्रोविजन अभी और देखा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में अपन को क्या ऐड करना है, लोन का अमाउंट भी ऐड करना है। लोन का अमाउंट मतलब जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो भी इसकी कॉस्ट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और कितने मंथ का, जब तक अपन ने इसे करा है पुट टू यूज, मतलब 3 मंथ का। देखिए लोन इसने कब लिया है, 4th में लिया है, मींस अप्रैल की स्टार्टिंग में लिया है। ठीक है,
तो एक तो आपका अप्रैल मंथ हो गया पूरा, फिर आपका कौन सा हो गया, मई मंथ हो गया पूरा, ठीक है, 5th मंथ, फिर आपका कौन सा हो गया, अप्रैल में जून मंथ हो गया आपका पूरा, ठीक है, क्योंकि पुट टू यूज इसने कब करा है, 3 महीने बाद करा है, 4 5 6 आपके 3 महीने होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 3 महीने का इंटरेस्ट किसके ऊपर, 5 लाख के ऊपर, वो भी 10% के हिसाब से, ठीक है। अगर आप इसमें ऐड कर दोगे तो कितना आता है, 5,12,500, ठीक है। अब ये क्या आ गई आपकी एक्चुअल कॉस्ट अंडर एक्सपर्ट सेक्शन 43(1). अब इसके ऊपर आपके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे 15%, वो कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 76,875, और आप कैलकुलेट करते चलिए साथ साथ में, ठीक है। और जब आप इन तीनों के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे तो जो आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा वो बेसिकली कितना आ जाएगा, 3.4 लाख, 2.55 लाख और 4,35,625। और ये अपन ने बाइफरकेट क्यों करके रखा है मैंने इसे, ये अभी मैं आपको बताता हूँ कि अपन ने इसे बाइफरकेट क्यों करके रखा है, ठीक है। तो देखिए, और यहाँ पे अब अपन आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बेसिकली क्या बोला था इसमें, अपन ने देखा कि सर अभी का अपना आंसर सॉल्व हो गया, तो नहीं बच्चों, अभी अपन कहाँ पहुंचे हैं, अभी अपन प्रीवियस ईयर 21-22 को अपन ने खत्म करा है, लेकिन क्वेश्चन ने अपन से क्या बोला है, प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए बताओ। तो अपन एक साल और आगे जाते हैं, अपन को वैल्यू मिल गई टोटल एसिड्स की, कितनी बची है, 10,30,000, जो ब्लॉक ऑफ एसेट है बेसिकली वो कितना आ गया आपका, 10,30,625, ठीक है। अब देखिए प्रीवियस ईयर 22-23 में क्या हुआ, तो एसिड ए तो भाई नॉर्मली कुछ नहीं हुआ, इसमें बी में भी पढ़ा रहा है ऐसे, ठीक है। लेकिन सी में क्या हुआ, सी को भाई उसने बेच दिया, ठीक है, 30/7 को उसने क्या करा, सोल्ड कर दिया, 28/8 को उसने क्या करा, रीएक्वायर कर दिया, बेचा उसने कितने में, 5.5 लाख में, और रीएक्वायर कितने में कर लिया वापस से, 6 लाख रुपीज में। तो देखिए बेचने वाली चीज को तो कुछ भी नहीं करना, अपन को नॉर्मली क्या करना है, उसे ब्लॉक में से लेस करना। तो सबसे पहले अपन ने 30/7 को क्या कर दिया, सोल्ड करने वाली चीज को 5.5 लाख अपन ने लेस कर दिया ब्लॉक में से। लेकिन हाँ, अब बात आती है कौन से एसिड की, रीएक्वायर्ड। तो जब अपन सेक्शन में आगे चल के देखते हैं इसका रिलेवेंट प्रोविजन, देखो आपको ये रहा। तो जब अपन रीएक्वायर्ड वाला केस देखते हैं कि जहां पे अपन ने एसिड क्या करा है, बेचने के बाद रीएक्वायर कर लिया, तो उस केस में अपन कॉस्ट उसकी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें अपन ने देखा था कि विच प्रोविजन लग जाता है। एक अपन इसमें क्या देखते हैं, एक्चुअल कॉस्ट ऑन विच इट इज एक्वायर्ड, और दूसरा अपन क्या देखते हैं भाई, वो अमाउंट देखो जो डेप्रिसिएशन लगने के बाद इसकी वैल्यू बच रही थी, विच एवर इज लेस वाला प्रोविजन यहाँ पे लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वही है कि एक तो एक्चुअल प्राइस फॉर विच द एसिड इज रीएक्वायर्ड बाय हिम, विच एवर इज लेस वाला प्रोविजन यहाँ पे लग जाएगा। मीन्स एक तो उसका एक्चुअल प्राइस हो गया, ठीक है, फॉर विच द एसिड इज रीएक्वायर्ड, और दूसरा यहाँ ऑफ एसिड का जो प्रोविजन है इसको अपन एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। और एक क्या हो गया, एक्चुअल कॉस्ट व्हेन द फर्स्ट एक्वायर्ड, ठीक है, इसमें से अपन लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन अलाउंस टू द एसएसी एज इफ द एसिड इज द ओनली एसिड इन द रेलेवेंट ब्लॉक ऑफ एसिड। अब यहाँ पे ये चीज क्यों लिखी है, क्योंकि यहाँ पे अपन को डेप्रिसिएशन उसको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। वैसे तो अपन क्या करते हैं, ब्लॉक बना के उसमें से प्लस माइनस करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन इस रीएक्वायर्ड के केस में अपन को उस एसिड की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज इफ द एसिड वॉज ओनली द एसिड इन द रेलेवेंट ब्लॉक, जिससे कि अपन उसकी क्या WDB निकाल सके, और अपन को पता हो कि इसकी बुक्स में अपनी बुक्स में इस एसिड की कितनी वैल्यू थी, फॉर एग्जांपल इतनी थी, ठीक है। और ये अपन ने परचेज फॉर एग्जांपल अगर हायर प्राइस पे कर लिया, परचेज मतलब रीपरचेज, मतलब अपन ने एक तो एसिड बेचा पहले 5.5 लाख में, और अपन वापस उसको क्या कर रहे हैं, रीपरचेज कर रहे हैं 6 लाख रुपए में, और उसकी बुक्स में मान लीजिए वैल्यू कुछ चली थी 5 लाख रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, डेप्रिसिएशन हायर क्लेम करो, अपन ने इसका लॉजिक भी समझा था बेसिकली, ठीक है। तो आप उस इंटेंशन से कर रहे हो बेसिकली, एक क्या फेक एंट्री हो सकती है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है यहाँ पे कि आप भाई पहले कैलकुलेट करो आपकी WDB जो उस एसिड की ऑलरेडी, और दूसरा आप देखो आपने कितने में वो ट्रांजेक्शन करा है, तो विच एवर इज लोअर हम यहाँ पे क्या मानेंगे, उसकी रीएक्वायर्ड कॉस्ट मानेंगे, ठीक है। तो इन केस ऑफ रीएक्वायर्ड एसिड, तो यहाँ पे बेसिकली अपन क्या देखेंगे, अपन ने देखिए अपन ने यहाँ पे एक चीज देखी, लोअर ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ड क्यों आ गया बेसिकली, क्योंकि प्रोविजन लिखा हुआ है। तो एक तो आपने रीएक्वायर्ड कितने में करा है, 6 लाख रुपीज में, ठीक है। और आपने एसिड परचेज कितने में करा था, ये करा था आपने 5,12,500 में, और उसके आप डेप्रिसिएशन आप उसके ऊपर कितना चार्ज कर चुके हो, 76,875। तो अपनी बुक्स में उसकी जो WDB थी वो कितनी थी बेसिकली, 4,35,625। तो प्रोविजन क्या बोलता है, विच एवर इज लोअर। तो अपन ये फिगर उठा के ये क्या मान लेंगे, इसको अपन रिक्वायर्ड कॉस्ट मान लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अपनी 4,35,625 अपन इसमें क्या कर देंगे, वापस से ऐड कर देंगे, इतना अपना एसेट सेल हुआ बेसिकली, और इतना अपन ने क्या करा, रीएक्वायर्ड कर लिया। अब अपना जो ब्लॉक ऑफ एसेट का फिगर है वो कितना आ गया, 9,16,250, ठीक है। अब 9,16,250 के ऊपर अपन क्या डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे 15% के हिसाब से, विच कम्स टू कितना आपका 1,37,000.5, ठीक है। तो देखिए अपना आंसर जो आया है वो यहाँ पे है क्या, 1,37,438। तो ठीक है, यहाँ पे अपना आंसर भी सेम है, और ICI का आंसर भी क्या है बेसिकली सेम है। तो देखिए ये आपके जो MCQs थे नॉर्मल वाले जो इंडिविजुअली बेसिस पे दिए हुए थे वो अपन ने कर लिए हैं सॉल्व।
तो बच्चों चलो अब अपन लोग आते हैं अपने आरटीपी के क्वेश्चन नंबर 1। इस ये जो केस सिनेरियो है उस पे, इसके ऊपर कितना है 5 क्वेश्चन है, सेम एज इट इज आपके जैसे एग्जाम में आते हैं वैसे ही। ठीक है, तो अब इस केस सिनेरियो को अपन पढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा एक केस सिनेरियो है। ठीक है, तो अपन इसे समझते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या बोला कि भाई किशोर एंड सन्स है, ये क्या है डीलर है किसमें, कोल में। ठीक है, रखिएगा ये क्या आपके लिए हिंट है आगे चल के, आप जिससे खुद ही क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और इसका टर्नओवर कितना है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में क्या बोला 12 करोड़ रुपीज है। ठीक है, और फिर फिर आगे क्या दिया हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट है बेसिकली किसमें, हैदराबाद ने, उन्होंने इन्हें क्या ग्रांट करा एक लाइसेंस बेसिकली लीज के लिए। ठीक है, कोल माइन की इनको लीज बेसिकली दी गई, किसको दी गई, किशोर एंड सन्स को। और कौन सी ईयर में दी गई, 1/5/2022 मतलब 22-23 प्रीवियस ईयर में इनको क्या मिला, कोल का लाइसेंस मिल गया स्टेट गवर्नमेंट से। और स्टेट गवर्नमेंट ने इनसे कितने पैसे चार्ज करे, 11 करोड़ रुपए इनसे चार्ज करे। ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आ गई। क्या एक किशोर एंड सन है, उसका टर्नओवर पिछले साल में कितना है 12 करोड़ रुपए है, वो कोल में डील करती है स्टेट गवर्नमेंट से, उसने क्या करा इस साल लाइसेंस परचेज कर लिया 11 करोड़ रुपए में। ठीक है सर, यहाँ से बात समझ में आ गई। अब ये लाइसेंस लेने के बाद जो कि उसने मई में लिया था, उसके बाद क्या करता है बेसिकली किशोर एंड सन सोल्ड करता है। ठीक है, सेल करता है इस कोल को कितने में, 95 लाख रुपीज में। 95 लाख रुपीज का कोल बेचता है वो किसको, बीएसई एंड कंपनी को। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 22-23 उसके बाद क्या करता है XYZ परचेज कोल ऑफ 55 लाख फ्रॉम किशोर एंड सन्स, मीन्स यहाँ पे किशोर एंड सन्स एक पार्टी हो गई। ठीक है, इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से क्या लाइसेंस लिया बेसिकली लीज पे कोल माइन के लिए। उसके बाद इन्होंने दो लोगों को सेल करी, एक तो बीएसई एंड कंपनी को 95 लाख रुपीज की, और दूसरी आपकी XYZ को इन्होंने सेल करी कितने की, 55 लाख रुपीज की। ठीक है सर, ये चीज अपन को समझ में आ गई। अब यहाँ पे और क्या लिखा हुआ कि टर्नओवर ऑफ XYZ लिमिटेड इन प्रीवियस ईयर 21-22 कितना है 12 करोड़ रुपए, मतलब दोनों का ही टर्नओवर अपन ने दो पार्टी का देख लिया कि 10 करोड़ से ज्यादा हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, पैन इज ड्यूली फर्निश्ड बाय द बायर एंड सेलर टू ईच अदर। तो आपको इतना समझ के आ रहा होगा कि यहाँ भाई टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं लग रहा है। ठीक है, और पैन दिया है तो मतलब टीडीएस और टीसीएस क्या दोनों ही जो नॉर्मल रिलेवेंट जो अपन को रेट दिया है सेक्शन के अंदर वही एप्लीकेबल होगा। जो अपन को एडिशनल जिस समय पर अगर पैन मेंशन नहीं करो तो जो पेनल्टी के रूप में अपने ऊपर हायर रेट लगता है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि सारे ही केस में क्या पैन इज ड्यूली फर्निश्ड सारे ट्रांजेक्शन में। अब डिटेल ऑफ सेल यहाँ पे करके रखिए और पेमेंट की बी एंड किशोर एंड सन्स को, बीएससी बीएससी को किशोर एंड सन्स ने सेल करी थी, उसकी यहाँ पे डिटेल्स देके रखी हुई है 95 लाख का बाइफरकेशन की इस डेट को भाई सेल करी, इतने को क्या रिसिप्ट हुई बेसिकली और पेमेंट, और इतना अमाउंट की उन्होंने सेल करी। ठीक है, अब ये चीज अपन ने देख ली। अब आगे देखिए क्या उन्होंने बोला, बीएससी एंड कंपनी का टर्नओवर बताना पिछले साल का वो भी 11 करोड़ रुपए, मतलब कि तीनों पार्टी जो कि इन्वॉल्व है, एक तो क्या किशोर एंड सन, बीएससी एंड कंपनी और XYZ, तीनों का टर्नओवर क्या 10 करोड़ से ज्यादा है पिछले साल में। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। द अबव अमाउंट वर क्रेडिटेड टू किशोर एंड सन्स अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ मेसर्स बीएनसी ऑन द डेट ऑफ सेल, मतलब कि जिस दिन सेल करा है उसी दिन क्या क्रेडिट कर दिया है। जो ट्रांजैक्शन किसके साथ हुआ है, बी एंड सी एंड कंपनी के साथ हुआ है। ठीक है, अब बीएससी कंपनी क्या कर रही है, एक फर्निश कर रही है डिक्लेरेशन किसको, किशोर एंड सन्स को, किसके लिए कि भाई कोल इज टू बी यूटिलाइज फॉर जनरेशन ऑफ पावर। ठीक है सर, ये बात भी हमें समझ में आ गई, वो कुछ कर रहे हैं पर्सनल यूज वगैरह के लिए। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या करा है, कोल को परचेस करा है। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन ओपन करते हैं एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व। तो सर बहुत ही इजी केस स्टडी, यहाँ तक तो पूरी चीजें समझ में आ गई। अपन देखते हैं क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा है। तो पहला से पूछा है हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट और कलेक्ट, ठीक है, टैक्स एट सोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ लीज ऑफ कोल माइन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और टू किशोर एंड सन्स एंड एट वोट रेट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन अपन से कि भाई इस क्वेश्चन में हमें ये बताओ कि क्या टीडीएस लग रहा है या फिर टीसीएस लग रहा है, कौन से ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है। जो पहला ट्रांजेक्शन अपन ने देखा जिसमें क्या गवर्नमेंट ने क्या दिया है, लीज पे दिया है क्या कोल माइन, किसको दिया है, किशोर एंड सन को, और अपन से क्या पूछा, रेट बोला। तो इसमें अपन थोड़ा सा समझते हैं, अपन ने क्लास में समझा था दो कॉन्सेप्ट, एक होता है क्या टीडीएस होता है, एक होता है क्या टीसीएस होता है। तो अपन ने दोनों के बीच में डिफरेंस देखा था। डिफरेंस अपन ने क्या देखा था कि बेसिकली टीडीएस इसके नाम में ही छुपा हुआ है कि क्या टैक्स डिडक्ट करना है, मतलब कि भाई डिडक्ट कब करोगे, जब आप किसी को पैसे दोगे। और पैसे कब दोगे भाई, पैसे पर्सन जब देगा जब वो क्या करता है, बायर है, मतलब जब वो सामान परचेज करेगा जब तो उसके ऊपर पेमेंट की लाइबिलिटी आएगी, और अगर वो पेमेंट करेगा तो उसमें से क्या करना है, उसे पैसे डिडक्ट करने। तो नाम में क्या छुपा हुआ है, वर्ड डिडक्शन। ठीक है, तो बायर के ऊपर ये क्या होता है, बेसिकली टीडीएस एप्लीकेबल होता है। और जब अपन ने टीसीएस पढ़ा था तो डिफरेंस देखा था कि दोनों टीसीएस में क्या वर्ड यूज हुआ है, कलेक्शन। तो बेसिकली जब ट्रांजेक्शन होता है तो कलेक्ट कौन करता है, तो मैंने आपको क्या बताया था भाई, कलेक्ट कौन करता है, सेलर। ठीक है, सेलर के पास क्या आएंगे, पैसे का कलेक्शन कौन करेगा, सेलर, क्योंकि सेलर यहाँ पे ये कर रहा है
सेल कर रहा है, तो यहाँ पे टीसीएस कौन कलेक्ट करता है, लायबिलिटी किसके ऊपर आ जाती है, सेलर के ऊपर। तो ये चीज अपन ने बहुत अच्छे तरीके से क्लास में समझी थी और अपन ने अभी भी समझ ली कि टीडीएस बेसिकली किसके ऊपर लायबिलिटी रहती है, डिडक्ट करने की, बायर के ऊपर, और टीसीएस की लायबिलिटी कितनी किसके ऊपर होती है, कलेक्ट करने की, सेलर के ऊपर। और दूसरा अपन आइडेंटिफिकेशन भी देख लेते कि जहाँ पे कलेक्शन वर्ड है तो मतलब टीसीएस की बात हो रही है, और डिडक्शन वर्ड है तो किसकी बात हो रही है, टीडीएस की बात हो रही है। ठीक है बस, ठीक है सर, ये चीज तो हमें समझ में आ गई, लेकिन सर इसमें तो इतना इसका रेलेवेंस था नहीं अब, क्योंकि अभी आगे चल के काम में आएगा। ठीक है, तो ये चीज अपन ने समझ ली। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिर्फ एक ट्रांजेक्शन जो स्टेट गवर्नमेंट में, तो अपन जब टीसीएस के सेक्शन 206C सब सेक्शन 1C में आते हैं तो बच्चों वहां पे देख के रखा है कि क्या इन केस जहां पे क्या इस तरीके का लाइसेंस किसी को दिया जाए, किसके लिए दिया जाए, पार्किंग लॉट के लिए दिया जाए, टोल प्लाजा के लिए दिया जाए, या फिर माइन वगैरह के लिए दिया जाए, तो अपने केस में है क्या ऐसा कुछ, हाँ भाई हमने लाइसेंस दिया है, किसने दिया है, गवर्नमेंट ने दिया है, किसको दिया, माइन के लिए दिया है, और ठीक है माइनिंग करने के लिए लाइसेंस दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, टीसीएस एप्लीकेबल हो गया, कौन से सेक्शन में हो गया, 206C सब सेक्शन 1C में टीसीएस एप्लीकेबल हो गया। और यहाँ पे रेट कितना है अपना 2% हो गया। और अपन देख चुके हैं टीसीएस कौन बेसिकली करता है कलेक्ट, यहाँ पे सेलर करता है, सेलर अपने केस में कौन हो गया, गवर्नमेंट। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, यहाँ पे सेलर कौन हो गया, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, टीसीएस किससे करेगी, किशोर एंड सन से करेगी, और कितने परसेंटेज से करेगी, एट व्हाट परसेंटेज, 2% के हिसाब से। और इसके ऊपर 206 सबसेक्शन 1C। तो हाँ सर, ये वाला क्वेश्चन तो सर बहुत ईजी था, समझ में आ गया, और हमने भी इसका आंसर यही मार्क करके रखा था। और आईसीआई का आंसर भी क्या है, यही है कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद इज लाइबल टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स एट द रेट ऑफ 2%। ठीक है, तो सर ये चीज तो समझ में आ गया, इसके ऊपर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको मैं थोड़ा हाइड कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाए कि बेसिकली यहाँ पे क्या है, 2% ऑन किसके ऊपर, 11 करोड़ के 11 करोड़ के ऊपर। तो ठीक ठीक है सर, ये चीज तो समझ में आ गई। अपन आते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली क्या बोलता है, ठीक है, इस किशोर एंड सन्स रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, मतलब सर टीसीएस की बात हो रही है, किशोर एंड सन को टीसीएस क्या रिक्वायर्ड है क्या कलेक्ट करना इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ट्रांजेक्शन, जो कि उन्हें किसको करी है, बीएसई एंड कंपनी को। और अगर आपका आंसर क्या है, यस है, तो सर हमें अमाउंट बताइए, कितने अमाउंट के ऊपर आपको टीसीएस क्या करना है, कलेक्ट करना। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन में अब आपको आएगा मजा। अब इसके बाद के सारे ही क्वेश्चन इस केस स्टडी के बहुत अच्छे हैं, और आपको पता चलेगा एग्जामिनर आपकी कौन से प्रोविजंस को टेस्ट करने की कोशिश करा। वो हो सकता है आपने, अब देखते हैं कि आपने जिस जजमेंट को यूज करा था, बेसिकली जिन सेक्शंस को, वो सही यूज करे थे या फिर नहीं करे थे इन आंसर्स को ढूंढने के लिए। ठीक है, तो अब चलिए अपन एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो केस स्टडी में अपन ने क्या देखा था कि है, ठीक है, इसने क्या कोल की माइन ली थी बेसिकली लाइसेंस पे, और इसने क्या दो पार्टीज को सेल करी थी। और अपन ने एक चीज देखी थी, एक पार्टी का नाम क्या था, बेसिकली बीएसई एंड कंपनी, और दूसरी पार्टी का बच्चों नाम क्या था, XYZ। ठीक है, और अपन ने एक चीज और नोटिस करी थी कि तीनों ही पार्टी का लिमिट, मतलब कि जो टर्नओवर उनका लास्ट ईयर था, वो बेसिकली 10 करोड़ क्या एक्सीड कर रहा था। तो सर आप ये 10 करोड़ के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहे हो सर, क्योंकि बच्चों इस पूरी केस स्टडी को समझने के लिए ना आपको 3-4 सेक्शंस के थ्रू ओवर थ्रू करना पड़ेगा। एक तो आपको याद आ रहा होगा, अपन टीडीएस में एक सेक्शन देखते थे, और सेम अपन सेक्शन क्या टीसीएस में देखते थे। ठीक है, और मैंने आपको ये बात समझाई, तो अब आपको ये चीज भी समझ में आएगी कि सर ये टीडीएस और ये आपने टीसीएस के बीच में बाइफरकेशन क्यों बता रहे थे आप। तो बच्चों अपन टीडीएस में कौन सा सेक्शन देखते हैं, 194 क्यू देखते हैं, जो क्या बोलता है 50 लाख से ज्यादा एक्सीड आप अगर कर रहे हो सेल किसी पार्टी को। ठीक है, और उस केस में क्या हो रहा है, बायर का टर्नओवर पिछले साल टीडीएस के केस में 194 क्यू के केस में 10 करोड़ से ज्यादा है, तो 50 लाख से ज्यादा आपने एक्सीड जितनी सेल करी है उसके ऊपर क्या 0.1% आप टीडीएस कलेक्ट करो अंडर सेक्शन 194 क्यू। हाँ सर, ये बात तो हमें पता है। और दूसरा एक और क्वेश्चन, एक और सेक्शन अपन देखते हैं जिसमें टीसीएस एप्लीकेबल होता है, वो कौन सा होता है, सेक्शन 206C सब सेक्शन 1H। सर हाँ सर, सेम बात है सर, यहाँ पे भी वही चीज लिखी हुई थी, लेकिन टीसीएस में क्या लाइबिलिटी चेंज हो जाती है, वो किसके ऊपर आ जाती है, सेलर में। तो यहाँ पे कंडीशन क्या थी, सेलर का टर्नओवर पिछले साल में 10 करोड़ से ज्यादा हो। और सर इस केस स्टडी में तो सर तीनों ही पार्टीज का क्या है, बेसिकली टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है प्रीवियस ईयर में। सर ये बात तो समझ में आ रही है, और मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि इसके ऊपर ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल हो रहा है। तो बच्चों अगर आपने ऐसा सोचा है ना, तो आपका आंसर मतलब कि हो सकता है कि सही आ जाए, लेकिन ये लॉजिक उसके पीछे जो सेक्शन लगना चाहिए वो गलत है। क्यों, तो अब देखिए, अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने आईसीआई के मॉड्यूल में। ठीक है, उसमें मैं आपको टीसीएस के एक सेक्शन के ऊपर ले चलता हूँ, जो कि है सेक्शन 206C सब सेक्शन 1। ठीक है, तो अपन यहाँ पे चलते हैं और आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, अब आपको वर्ड वो जो ध्यान है ना कोल के ऊपर, मैंने आपको कि बच्चों इसके ऊपर फोकस करना। तो देखो बच्चों, ये जो सेक्शन है ना, ये है टीसीएस का कौन सा बच्चों,
पहला वाला सब सेक्शन, इसमें क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 206C सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1, इस पे ध्यान देना, अब इस पे कंफ्यूज मत हो जाना बस। ये क्या है बच्चों, सबसेक्शन 1 है टीसीएस का। ये बोलता है कि भाई सुन लो बायर एंड सेलर, अगर आप इन प्रोडक्ट में क्या कर रहे हो, परचेज सेल कर रहे हो ना, तो इसके ऊपर इतना परसेंट टीसीएस चुपचाप से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर देना। और बच्चों ये देखो इसके अंदर कोल इंक्लूडेड है। ठीक है सर, आपकी बात समझ में आ गई। मतलब कि क्या बोल रहे हो सर, आप ये बोलना चाह रहे हो कि यहाँ पे टीसीएस के वो दोनों सेक्शन नहीं लगेंगे, मतलब कि टीसीएस का अपना जो दूसरा अपन ने सब सेक्शन देखा एच, वो नहीं लगेगा, ये वाला टीसीएस का सेक्शन लगना चाह रहा है क्या सर, आप ऐसा कहना चाह रहे हो? हाँ बच्चों, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। लेकिन सर आप ये बताओ फिर वो टीडीएस वाले सेक्शन का उसका क्या होगा? तो चलो बच्चों, अब यही तो अपन को देखना है यहाँ पे। तो देखो बच्चों, इस पहले तो आप ये समझ लो कि कोल यहाँ पे कवर हो गया या फिर नहीं हो गया। हाँ सर हो गया सर, आपकी बात हम क्या समझ गए। अब बच्चों अपन वापस आते हैं और जो रिलेवेंट है ना प्रोविजन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपके लिए निकाल के रखा हुआ है, जिससे आपका टाइम खराब ना हो। तो बच्चों देखो अपन सीधे यहाँ पे आते हैं। अब सर 194 क्यू की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो बच्चों 194 क्यू और जो बेसिकली अपना दूसरा वाला सेक्शन है जिसमें अपन टीसीएस की बात करते हैं 206 सबसेक्शन 1H, इन दोनों के अंदर क्या बच्चों सेम कंडीशन रहती है। मतलब कि 50 लाख से ज्यादा अगर क्या सेल हो रही है, तो 50 लाख से ऊपर जितनी सेल है जो एक्सीड हो रही है उसके ऊपर क्या 0.1% आप टीसीएस या फिर टीडीएस रिस्पेक्टिवली क्या कर लो, डिडक्ट या फिर कलेक्ट कर लो। लेकिन सर ये दोनों तो एप्लीकेबल होंगे नहीं। तो सर इन दोनों के लिए तो सर अपन ने एक बात समझ ली थी कि जहां पे भी ये दोनों चीजें एप्लीकेबल हो जाएंगी, उस केस में सर आपने हमें बता दिया था कि उस केस में क्या होगा सर, यहाँ पे जो 194 क्यू है ना सर वो प्रिवेल कर जाएगा। मींस उस केस में क्या करना है अपन को, 206C 1H में टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन सर अभी तो आपने सर क्या बोला कि इसके ऊपर कौन सा सेक्शन लग रहा है सर, जो आपने हमें मॉड्यूल में दिखाया वो सर कौन सा सेक्शन है, 206C सबसेक्शन 1। सर ये बात तो हमें समझ में आ गई। लेकिन सर आप पहले हमें ये बताइए कि 206C सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल होगा, मींस ओवरराइड करेगा कौन से सेक्शन को, टीडीएस वाले को भी और 206C सबसेक्शन 1H को भी। तो सर ये कहाँ पे लिखा हुआ है? तो चलो सबसे पहले अपन देखते हैं टीडीएस को कब ओवरराइड करेगा। तो देखो बच्चों, जब अपन 194 क्यू में आते हैं ना, सेक्शन 194 क्यू में अपन एप्लीकेबिलिटी तो देख ली, लेकिन वहां पे अपन ने एक और चीज पढ़ी थी, नॉन एप्लीकेबिलिटी अंडर सेक्शन 194 क्यू। तो बच्चों नॉन एप्लीकेबिलिटी में देखो बच्चों साफ साफ लिखा हुआ है कि 194 क्यू कब एप्लीकेबल नहीं होगा, एक तो जब किसी और सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट हो रहा हो, ठीक है, या तो फिर टैक्स इज कलेक्टेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206C। अब आपको समझ में आया कि मतलब कि सर अभी आप ये बोल रहे हो कि टू मतलब कि 194 के ऊपर कौन टीसीएस का सेक्शन 206C, हाँ बच्चों यही प्रिपेयर करेगा। लेकिन आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, अदर देन सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H। मतलब कि अगर मैं आपसे बोलूं कि कौन सबसे पावरफुल है, तो बच्चों इस तरीके से कुछ होगा कि एक तो आपका क्या हो जाएगा 206, ठीक है, सबसेक्शन 1 जो भी अपने लिस्ट पढ़ी ना वो सबसे ऊपर प्रिवेल हो गया। उसके बाद में क्या बोलूं, मैं बोलूं कि फिर आपका कौन सा सेक्शन हो जाएगा प्रिवेल, 194 क्यू जो कि किसका है, टीडीएस का। और फिर उसके भी नीचे क्या आ जाता है आपका, आपका जाता है 206 सबसेक्शन 1H। ठीक है बच्चों, अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि हाँ सर सबसे ज्यादा पावरफुल ये हो गया, अगर ये एप्लीकेबल हो जाएगा ना तो ना ये लगेगा ना फिर ये लगेगा। ठीक है, और ये कहाँ पे लिखा हुआ है, 194 क्यू में लिखा हुआ है साफ साफ कि 194 क्यू के ऊपर क्या प्रिवेल करेगा, 206 सबसेक्शन 1। और 194 क्यू के मतलब 194 क्यू खुद किसके ऊपर प्रिवेल करेगा, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों 206C सबसेक्शन 1H। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई बच्चों। ठीक है, अब हैं वापस से अपने क्वेश्चन पे और इस पे अपन देखते हैं अपन से क्या पूछा है। बच्चों इसने पूछा कि किशोर एंड सन इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ट्रांजैक्शन, इफ यस देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी कलेक्टेड। तो बच्चों आप बोलोगे हाँ सर ये तो सर क्या कोल क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, और ये सर किस में कवर हो जाता है, अपने सबसेक्शन 1 में कवर हो जाता है 206C में। तो सर इसमें कटना चाहिए, लेकिन मैंने अभी आपको क्या एक एक्सेप्शन बताया जो कि क्या 206C सबसेक्शन 1A में है, जिसमें क्या बोलता है वो कि अगर पार्टी डिक्लेरेशन दे देती है, जो कि अपने केस में क्या है दे के रखा हुआ है किसने, बीएसई एंड कंपनी ने क्या डिक्लेरेशन किशोर एंड सन्स को कि कोल इज यूटिलाइज फॉर जनरेशन ऑफ पावर। तो उस केस में क्या होता है बच्चों 1A में क्या मिल जाता है उन्हें, बेसिकली एग्जम्पशन मिल जाती है 206C सबसेक्शन 1 से। सर ये वाला भी हमें दिखाई दो ना सेक्शन। तो बच्चों चलो ये वाला भी आपको दिखा ही देते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे अपन आते हैं सीधे, और ये देखिए अपना है 1A। तो देखो बच्चों नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीसीएस अंडर सेक्शन 206C, ठीक है, ये यहाँ पे 206C सबसेक्शन 1 में आप
एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी टीसीएस में, और ये कहाँ पे दिया हुआ है, सबसेक्शन 1A में। और ये कब होगा, जबकि क्या है, आपका बायर क्या कर दे, फर्निश कर दे एक डिक्लेरेशन, ठीक है, कि गुड्स रिफर्ड ये किसके लिए यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसिंग, और किसके लिए, या फिर फॉर जनरेशन ऑफ पावर एंड नॉट फॉर ट्रेडिंग पर्पस। तो बच्चों अपने केस में क्या, अपन को ये डिक्लेरेशन मिल चुका है, तो इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, 206 सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। और बच्चों अब ये, आप ये चीज अगर आपने ये सोचा था ना कि इसके ऊपर क्या टू बाकी के जो टीसीएस के वो लग जाएंगे, टीडीएस का डिडक्ट हो जाएगा, इसलिए इसके ऊपर टीसीएस नहीं लगेगा, तो आपका आंसर क्या, वो लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा। इसके ऊपर क्या है बेसिकली, क्योंकि इसे 1A में क्या मिल चुकी है, एग्जाम्पशन मिल चुकी है, और ये कवर कहाँ पे है, सबसेक्शन 1 में 206C के, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम अपना आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी, कि नो किशोर एंड सन इज नॉट लाइबल टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स। ठीक है सर, ये चीज तो हमें समझ में आ गई। अब बच्चों पता है, अगर आपकी पढ़ाई आप बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे ना, तो आपके मन में ना एक क्वेश्चन और आएगा कि सर ये तो आपने हमें बता दिया कि सर इसको 206C सबसेक्शन 1 से एग्जम्पशन मिल गई सर, लेकिन सर इसे 206C सबसेक्शन 1H वहां से एग्जम्पशन क्यों मिल रही है सर, ये तो बताइए, क्योंकि सर वहां वो भी तो इसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है ना, तो सर इसके ऊपर वो एप्लीकेबल टीसीएस आप वो वाले सेक्शन में काट लो, ठीक है। और अगर वहां पे भी आपने मान लिया इसके ऊपर, तो सर मतलब कि वो भी एप्लीकेबल हो रहा है। तो बच्चों देखो अब यहाँ पे क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ कि वहां पे अपन टीसीएस इसके ऊपर एप्लीकेबल क्यों नहीं कर रहे हैं, और ये चीज अपने मॉड्यूल में भी और नोट्स में भी दोनों में कवर है, ठीक है। अब ये पॉइंट में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो बच्चों ये 206 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि भाई आपको सबसेक्शन 1 में एग्जम्पशन मिल जाएगी। कौन बोलता है, ये 1A बोलता है, सबसेक्शन 1A बोलता है कब मिल जाएगी, जब अब आपको बायर का डिक्लेरेशन दे दे कि वो भाई क्या मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए यूज कर रहा है, नॉट फॉर ट्रेडिंग पर्पस, ठीक है सर। सर ये बात तो समझ में आ गई कि सर वो 1 से बच गया, ठीक है, सबसेक्शन 1 से। लेकिन सर ये बताइए 1H से कैसे बच गया, तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H, मतलब कि ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, 1H के बारे में बात कर रहे हैं कि टैक्स इज टू बी कलेक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। हाँ सर ये तो हमें पता है कि भाई टैक्स इज टू बी कलेक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स जो 50 लाख से ज्यादा, लेकिन आगे तो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, अदर देन दी गुड्स नॉट बीन कवर्ड अंडर सेक्शन सबसेक्शन 1, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे वो कंडीशन है कि भाई 206 सबसेक्शन कौन सा, आपका 206 सबसेक्शन 1H एप्लीकेबल होता ही नहीं है उन गुड्स के लिए, कौन से गुड्स के लिए, जो आपके सबसेक्शन 1 में कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन सर यहाँ पे तो वो गुड्स क्या हो गया, एग्जम्प्ट हो गया सर, कौन से सेक्शन में एग्जम्प्ट हो गया, 206 सबसेक्शन 1A की वजह से क्या हुआ, वो एग्जम्प्ट हो गई, तो उसके ऊपर तो सर टीसीएस लगा ही नहीं। तो क्या सर यहाँ पे ऐसा होगा क्या कि सर अगर वो एग्जम्प्ट हो गया है तो उसे यहाँ पे भी एग्जम्पशन मिल जाएगी। हाँ सर यहाँ पे ऐसा ही होगा। और तो सर ये कहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखो बच्चों यहाँ पे वो चीज लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, देखो पहली चीज तो उन्होंने क्या बोला कि भाई जिस गुड्स के ऊपर यहाँ पे टीसीएस कलेक्ट हो गया, पहली बात तो उसके ऊपर इस सेक्शन में आने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब लेकिन अपने केस में क्या हुआ सर, वहां पे वो गुड्स तो कवर है लेकिन उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट नहीं हुआ, उसको क्या एग्जम्पशन मिल गई। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इन केस ऑफ गुड्स which are covered under the provision of section 206 subsection 1, हाँ सर अपना केस आ रहा है धीरे धीरे, बट एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 206 सबसेक्शन, यही हुआ है ना बेसिकली, कि गुड्स तो इसमें कवर है लेकिन क्या उसको एग्जम्पशन मिल गई है सबसेक्शन 1A की वजह से। हाँ सर यही हुआ है, तो टैक्स विल नॉट बी कलेक्टेड। हाँ बच्चों देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साफ साफ एक्सप्लेनेशन दे के रखा है कि टैक्स विल नॉट बी कलेक्टेड नाइदर अंडर सेक्शन 206 सबसेक्शन 1, हाँ सर यहाँ तो उसे एग्जम्पशन मिल गई, और सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H। मतलब यहाँ पे क्या मान लिया कि भाई जब हम टीसीएस में हमने तुम्हें एक जगह पे एग्जम्पशन दी है, तो मतलब हम उसे कुछ बेनिफिट देने की कोशिश कर रहे हैं ना भाई, किसको बेनिफिट देने की कोशिश कर रहे हैं, अब देखिए अब टीसीएस की बात कर रहे हैं अपन, तो टीसीएस में बच्चों मैंने आपको बताया था टीसीएस में कौन टीसीएस कलेक्ट करता है, सेलर। तो सेलर को एक सेक्शन बेनिफिट दे रहा है अगर, तो दूसरा सेक्शन आके ये थोड़ा ना बोलेगा नहीं नहीं तुम तो वहां से नहीं मिल पा रहे तो तुम यहाँ से कलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि भाई यहाँ पे भी आप क्या टीसीएस कलेक्ट नहीं करोगे, ठीक है बच्चों। तो इसलिए इस केस में क्या रहेगा, आंसर अपना नो रहेगा, मींस यहाँ पे ना ही टीसीएस का कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा, सबसेक्शन 1, ठीक है, और ना ही कौन सा सबसेक्शन 1 है, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन है कि अगर भले वो सेक्शन क्या गुड्स एग्जम्प्ट हो गए हो 1 में, लेकिन जब भी उसके ऊपर आप टीसीएस यहाँ पे कवर नहीं कर सकते, ठीक है सर। यहाँ तक बात समझ में आ गई और एक्सप्लेनेशन भी आपका समझ में आ गया। तो चलो बच्चों अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये और भी इंटरेस्टिंग है। अब इसमें आपको एक और नया पॉइंट जानने के लिए मिलेगा। तो बच्चों देखो ये क्या बोल रहा है, अब इस किशोर एंड सन, हाँ सर फिर से वही बात आ गई, किशोर एंड सन सेलर हो गया। अब ये सेलर को फिर से टीसीएस कलेक्ट करना है, सेल ट्रांजेक्शन किसके साथ जो करा है इसने, XYZ लिमिटेड। हाँ सर, और XYZ लिमिटेड ने तो कोई यहाँ पे डिक्लेरेशन वगैरह दिया नहीं है, ठीक है। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी कलेक्टेड, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन में देखो अगर आपका डायरेक्ट सबसे पहले अपन आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या है, ये 206
सी सबसेक्शन 1 में कवर हो गया, वहाँ पे अपन ने देख लिया कोल कवर है, उसके ऊपर डायरेक्ट 1% चार्ज हो जाएगा, वहाँ पे कोई लिमिट वगैरह नहीं है, मतलब डायरेक्ट 1%, तो 55 लाख के ऊपर क्या आ गया, आपका आंसर 55,000 आ गया। लेकिन सोचिए अगर आप इसमें वाला कॉन्सेप्ट लगाते हो ना, उलझने की कोशिश करते हैं, मतलब अगर आपकी क्या यहाँ पे प्रोविजंस क्लियर नहीं होता, आप सोच लेते कि इसके ऊपर क्या होगा, इसलिए क्या आप आंसर देते नो किशोर एंड सन्स इज नॉट लाइबल टू कलेक्ट टैक्स, तो आपका आंसर हो जाता गलत। अगर आप बोलते कि टीसीएस लगता, ठीक है, और वो भी 1H वाला लगता, तो फिर उस केस में आप क्या बोलते जो एक्सेस 50 लाख के ऊपर 5 लाख के उसके ऊपर 0.1% लगाते, तो आप क्या देते आंसर 500 देते। तो बच्चों ये भी आपका आंसर क्या हो जाता गलत। मतलब कि इसके जो बेसिकली रिस्पेक्टिवली जो अल्टरनेटिव दिए गए हैं ना, वो भी बहुत सोच समझ के दिए हुए हैं बच्चों आंसर के, ठीक है। अब देखो आंसर ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, ये तो हमें समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सर बताइए क्या इंटरेस्टिंग है। बच्चों देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब बच्चों यहाँ पे बात हो रही है मैसर्स बीएससी एंड कंपनी। मैसर्स बीएससी एंड कंपनी कौन था बेसिकली यहाँ पे बच्चों ये था बायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स, हाँ तो सर यही होता है सर, बायर के ऊपर जो टैक्स काटने की लायबिलिटी होती है एट, ठीक है, डिडक्ट टैक्स एट सोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ transaction with Kishore and Sons, in if yes then what is the amount of tax to be deducted। मतलब कि सर यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन था ना, उसको अब दूसरे के नजरिए से देख रहे हैं अपन ने पहले किसके नजरिए से देखा, किशोर एंड सन्स जो कि सेलर था, तो सेलर के ऊपर टीसीएस की लायबिलिटी थी, लेकिन भाई वो एग्जम्पशन लेके बच गया सबसेक्शन 1A की वजह से, और वो टीसीएस के दोनों ही सेक्शन से क्या हुआ, बच गया। लेकिन सर अब यहाँ पे अपन किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, अब अपन बात कर रहे हैं टीडीएस की बात कर रहे हैं। टीडीएस में किसके ऊपर लायबिलिटी रहती है बच्चों, बायर के ऊपर। सर अभी लेकिन आपने हमें एक चीज बताई थी सर, उससे अभी हमें कंफ्यूज मत करना। आपने बोलता कि सर 206C एप्लीकेबल होता है अगर, तो फिर उस केस में क्या 194Q एप्लीकेबल नहीं होता है। हाँ बच्चों मैंने ही ये बात बोली थी। लेकिन सर और अभी आपने सेम चीज बोली, क्या बोला सर, अगर ये इसमें एग्जम्प्ट हो जाता है, ठीक है, तो इसके ऊपर ये सेक्शन भी नहीं लगता है। हाँ बच्चों यही अभी तक अपन देख चुके हैं। तो सर इसकी क्या केस होगा, सर इसकी के ऊपर क्या लायबिलिटी होगी। तो बच्चों अब इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझना। पहली चीज तो ये किसके एंगल से अपन चल रहे थे, इसका बेनिफिट किसको मिल रहा था, टीसीएस का। इसका बेनिफिट बच्चों मिल रहा था यहाँ पे किसको, सेलर को मिल रहा था, ठीक है। कि जो सेलर है वो क्या करता है बच्चों, टीसीएस के केस में टीसीएस कलेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन अब टीडीएस की लायबिलिटी किसके ऊपर है, बायर के ऊपर। और सर अब आप ये बताइए कि यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होगा या नहीं होगा। तो बच्चों इसका सबसे पहला आंसर है कि यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होगा। और सर क्यों होगा सर इसके ऊपर, तो सर ये 2061 तो प्रिवेल कर जाता है। और अभी आपने क्या बोला कि अगर इसमें एग्जम्पशन है तो क्या आपको ऑटोमेटिकली इसमें एग्जम्पशन मिल जाती है, ठीक है। लेकिन सर यहाँ मिलती है, तो बच्चों मैंने ये आपसे थोड़ा ना बोला कि इसमें भी एग्जम्पशन मिल जाती है, उल्टा इसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी दिया हुआ है कि इसके ऊपर आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। और ये देखो मैं आपको पढ़वाता हूँ बेसिकली कहाँ पे लिखा हुआ है। तो बच्चों अभी देखो अभी अपन ने ये चीज पढ़ी, इसमें अपन ने पहला पैराग्राफ क्या पढ़ा कि अगर आपको सबसेक्शन 1A में एग्जम्पशन मिल गई तो आपको क्या अब 1 में टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। अपन ने इस पैराग्राफ में क्या देखा कि अगर आपको एग्जम्पशन मिल गई है 1 में, तो वो गुड्स तो ऑलरेडी आपके 1H में कवर होते नहीं है, तो भला आपको एग्जम्पशन भी मिल गई हो तो आपको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना। और इन दोनों के लिए क्या सेलर को मिल गया था बेनिफिट। अब यहाँ पे बात आती है देखो टीडीएस की, जो अब होगा देखो कैसे, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194Q डज नॉट अप्लाई, ठीक है, ऑन दोज ट्रांजेक्शन वेयर टैक्स इज कलेक्टेड अंडर सेक्शन 206C। हाँ सर यही तो ऊपर अभी अपन ने देखा कि क्या सर जहां पे 206C लग जाता है ना, उस केस में क्या है सर 194Q नहीं लगता है, ठीक है। अब बच्चों आगे पढ़ो लेकिन, और ये भी हमें पता है कि एक्सेप्ट सबसेक्शन 1H, मतलब 1H के ऊपर तो लग जाता है, ठीक है। बाय वर्च्यू सिंस बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 20C सबसेक्शन 1A, मतलब कि जो एग्जम्पशन की बात बोलता था सबसेक्शन 1 के लिए, ठीक है। इस इफ टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड, ठीक है। हाँ मतलब कि अपना वाला केस आ रहा है बच्चों धीरे धीरे, ठीक है। कि अपने वाले केस में क्या हुआ कि 1A की वजह से टीसीएस तो नहीं कटा, ठीक है, फॉर गुड्स कवर्ड अंडर सेक्शन 206C सबसेक्शन 1, ठीक है। मतलब कि जो कोल अपना उसमें कवर्ड था बेसिकली, लेकिन एग्जम्पशन ले ली तो उसके ऊपर टीसीएस नहीं कटा, ठीक है। इन सच केस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194Q विल अप्लाई। बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ो, विल अप्लाई। मतलब कि अगर आपके ऊपर टीसीएस नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि गुड्स तो कवर्ड थे उसमें लेकिन उसको एग्जम्पशन मिल गई। लेकिन इस केस में क्या होगा, अगर आपको एग्जम्पशन मिल गई है ना, तो वो एग्जम्पशन किसके लिए रखी थी, बेसिकली गवर्नमेंट ने रखी थी सेलर के लिए। बायर को हम क्यों दे एग्जम्पशन, ठीक है। तो इसके पीछे ये लॉजिक है। तो हम बायर से तो क्या बोल रहे हैं कि भाई बायर अगर एग्जम्पशन मिल गई है ना, तो अगर उसके ऊपर एग्जम्पशन नहीं होती, मतलब टीसीएस कट गया होता,
तो भाई तुम्हें टीडीएस नहीं काटना था। लेकिन अगर उसके ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल था लेकिन एग्जम्पशन मिल गई, लेकिन तो भाई उस केस में बायर तुम नहीं बचोगे, तुम्हें फिर उस केस में टीडीएस काटना है। तो बच्चों यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि विल अप्लाई एंड द बायर शैल बी लाइबल टू डिडक्ट टैक्स अंडर द सेट सेक्शन इफ द कंसिडरेशन स्पेसिफाइड देयर इन आर फुलफिल्ड। और कंसिडरेशन तो सब फुलफिल्ड है, 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है, 55 लाख से ज्यादा उसकी सेल है, तो जो एक्सीडिंग हो रहा है 95 लाख है बीएसई एंड कंपनी के केस में, तो जो एक्सीडिंग हो रहा है 50 लाख के ऊपर, उसके ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, टीडीएस हो जाएगा डिडक्ट। और टीडीएस बच्चों डिडक्ट कैसे होता है, अपना ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर के बेसिस पे, मतलब कि जिस जो ड्यू उन्होंने करा है बेसिकली जब उसे पेमेंट रिसीव हुई है विच एवर इज अर्लियर के बेसिस पे। तो अब इसमें आप आएंगे तो होप से सबसे पहली चीज तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट था ना, ये चीज समझ में आ गई कि सर कौन सा सेक्शन किसके ऊपर प्रिवेल कर रहा है, ठीक है। और अगर अपन उसको अपन देखें तो सबसे पहले तो अपन ने क्या देखा कि भाई 206C1 में अगर एग्जम्पशन मिल गई है ना, तो भाई टीसीएस की तो बात खत्म हो जाती है। और ये किसके लिए होता है बेसिकली, ये होता है भाई सेलर को मिल गई एग्जम्पशन। लेकिन भाई 194 की टीडीएस तो बायर के लिए है ना, हम इसमें बायर को क्यों दें एग्जम्पशन। तो बायर के ऊपर तो क्या बोल दिया कि भाई भले वो पर्सन इसमें एग्जम्प्ट हो गया तुम्हें तो लेकिन टीडीएस काटना पड़ेगा। पहले तो बोला कि नहीं काटना है अगर उसमें कवर हो गया, लेकिन अगर वहां से एग्जम्प्ट हो गया तो बायर तुम्हें फिर टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन इसी का उल्टा किसके लिए कर दिया, 206 सबसेक्शन 1H में। इसमें भी पहले बोला कि अगर 206 सबसेक्शन 1 में गुड्स कवर्ड है तो भाई तुम टीसीएस मत काटो, लेकिन अगर उसमें एग्जम्प्ट हो गया तो फिर इसमें क्या बोला, इसमें बोला कि भाई तुम फिर टीसीएस भी कलेक्ट मत करो, क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट किसको देना चाह रही है गवर्नमेंट। अगर क्योंकि बेनिफिट रखा है तो सेलर को ही मिलेगा ना, और यहाँ पे किसके लिए हो गया, ये बायर की बात हो गई बच्चों। लॉजिक अब अपना इनका जो आंसर है जो अपने देख ले कि भाई इसमें टीडीएस तो क्या डिडक्ट उन्हें करना है, और टीडीएस डिडक्ट करना है तो मैंने आपको क्या बोला, रिसिप्ट, डेट ऑफ सेल, बेसिकली जो भी उन्होंने बुक्स में ड्यू करी, और एक तो डेट ऑफ यहाँ पे पेमेंट की हो गई, तो विच एवर इज अर्लियर, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है इस डेट, ये बेसिकली अर्लियर है, ठीक है उस केस में। और इन डेट्स को आपको क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे आपको आंसर में मैच करना है, यहाँ पे ये डेट ली होगी, इस पे ये ली होगी, और जो बेसिकली टीडीएस डिडक्ट होगा वो किसके ऊपर डिडक्ट होगा, जो भी सेल अब 50 लैक्स करी गई है तो बेसिकली इसके ऊपर नहीं होगा। अब यहाँ तक अपन आते तो एक्सीडिंग 50 लाख हो गया 10 लाख रुपीज, तो इसके ऊपर 0.1%, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा इस डेट के लिए आपको 0 रहेगा आपका अमाउंट, बेसिकली इसके लिए रहेगा आपको 36 के लिए 1000 रुपीज, इसके लिए 800, 1500 और 1200, तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। और इसका जो आंसर है बेसिकली वो आ गया अपना ए। तो होप सो बच्चों आपको ये वाला आंसर भी समझ में आ गया होगा और इसके पीछे का लॉजिक भी समझ में आ गया होगा। अब अपन आते हैं इसके लास्ट एमसीक्यू में, और देखिए अब लास्ट एमसीक्यू क्या बोलता है, लास्ट एमसीक्यू बोलता है बच्चों अज्यूम कर लो, ठीक है। ये जो ऊपर वाला एमसीक्यू जो अपन अभी देख रहे थे, मतलब कि जो अपन अभी पूरी केस स्टडी देखी, उसमें जो बीएसई एंड कंपनी है ना, उसका है ना जो बेसिकली टर्नओवर था पिछले साल वो 9 करोड़ रुपीज है। तो फिर हु विल बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट एंड कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, मतलब कि दोनों पूछ ली भाई कि अगर मान लो बीएसई का क्या है टर्नओवर पिछले साल का 9 करोड़ रुपीज है, और बीएसई कौन है, वही पार्टी है जिसने डिक्लेरेशन दे के रखा हुआ था, ठीक है, और उसका टर्नओवर लेकिन पिछले साल कितना हो गया, 9 करोड़ हो गया। तो उस केस में क्या क्या किसी के ऊपर भी टीडीएस कलेक्ट या फिर डिडक्ट करने की लाइबिलिटी है क्या, ठीक है, बिटवीन किसके, किशोर एंड सन्स एंड बीएसई एंड कंपनी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे किशोर एंड सन्स कौन था बच्चों, ये था बच्चों सेलर, ठीक है। बीएसई एंड कंपनी यहाँ पे कौन है बच्चों, ये है बच्चों अपनी बायर है, ठीक है। तो बायर के ऊपर किसकी लाइबिलिटी आती है, टीडीएस की लाइबिलिटी आती है, ठीक है। सेलर के ऊपर किसकी लाइबिलिटी आती है, टीसीएस की लाइबिलिटी आती है। तो बच्चों देखो अपने टीसीएस की लाइबिलिटी में सबसे पहले अपन देखते हैं, तो टीसीएस की लाइबिलिटी बच्चों किसके ऊपर आती है, बेसिकली सेलर के ऊपर। सेलर कौन था, किशोर एंड सन्स था, लेकिन उसको क्या अपन ऑलरेडी यही क्वेश्चन तो सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन कि उस केस में क्या नो किशोर एंड सन्स इज नॉट लाइबल टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, क्योंकि क्या सबसेक्शन 1 में वो गुड्स कवर्ड है लेकिन उसे एग्जम्पशन मिल गई अंडर सबसेक्शन 1 है, क्योंकि भाई क्या करा है बंदे ने जो है, बल्कि बायर ने उसने क्या डिक्लेरेशन दे दिया है कि वो जो गुड्स यूज कर रहा है फॉर जनरेशन ऑफ पावर वगैरह। तो ठीक है सर, इसके ऊपर क्या टीसीएस की लाइबिलिटी से तो बच गया, मतलब किशोर एंड सन्स को तो कुछ भी नहीं करना है। अब सर बात आती है आपकी बीएसी एंड कंपनी की। इस बीएसी एंड कंपनी क्या है सर, यहाँ पे सर ये है बायर, सर इसे क्या है टीडीएस डिडक्ट करना है। लेकिन सर 194 क्यू में कंडीशन क्या बोलती है, बायर का टर्नओवर कितना होना चाहिए पिछले साल में, 10 करोड़। तो बच्चों यहाँ पे टर्नओवर कितना हो गया है, 9 करोड़ रुपीज। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि बीएसी एंड कंपनी भी टीडीएस की लाइबिलिटी से बच गई है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था बेसिकली, इसमें टीडीएस उसे काटना पड़ा क्योंकि टीडीएस की पूरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही थी, और अपन ने देख लिया था कि टीसीएस में भले आपको एग्जम्पशन मिल गई हो और वो गुड्स 1 में कवर है तो आपको टीडीएस तो डक करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या टीडीएस की कंडीशन ही पूरी नहीं, उसका टर्नओवर ही एक्सीड नहीं हो रहा 10 करोड़। इसमें अब क्या करना है बच्चों, ना ही अपन को किशोर एंड सन्स को टैक्स कलेक्ट करना है, और ना ही बी एंड सी
जो अपनी कंपनी बीएसई एंड कंपनी है उसको ना ही कोई टैक्स डिडक्ट करना है एट सोर्स। तो बच्चों इसी के साथ अपने सारे एमसीक्यू होते हैं खत्म। और बच्चों अब जो भी बच्चे अपियर हो रहे हैं नवंबर 23 अटेम्प्ट के लिए, तो उस पर अनअकैडमी पे हमारी फ्री क्लासेस चल रही है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर जो भी इंटरेस्टेड है वहां पे आके क्लासेस अपनी डीटी प्लस उसमें अपना आईडीटी मींस इनकम टैक्स एंड जीएसटी दोनों कवर है। और बच्चों जिनके भी एग्जाम्स हैं मई 23 के लिए, बेसिकली वो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। और मैं अभी उनके लिए जो जीएसटी के जो एमसीक्यूज एंड क्वेश्चंस, अगर आपको कुछ एमसीक्यू के लिए तो मैं वीडियो डालूंगा ही, प्लस अगर कोई और ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट लग रहा है, आरटीपी एमटीपी के भी अपन डालेंगे धीरे धीरे करके, तो आप वो क्या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, थैंक यू।